हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पेहवा की आवाज एफएम भारती। और अब आप सुनेंगे डॉक्टर अंकल की कहानियाँ। एफएम भारती। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज फिर डॉक्टर अंकल आपके सामने हैं और मैं आज फिर आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा। मुझे यकीन है कि आपको सुन के मजा आएगा, क्योंकि इस कहानी में राजकुमार है, राजकुमारी है, तोता है, राक्षस है, समुद्र देवता है, लक्ष्मी है, यानी बच्चों को अच्छी लगने वाली सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, इस कहानी के ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है, रणबीर सिंह की, शाहिद कपूर की, दीपिका पादुकोण की, संजय लीला भंसाली वाली फिल्म देखी है ना आपने, पद्मावत। तो उसी कहानी का मतलब जो ओरिजिनल लिटरेचर था, जिसको मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था पद्मावत के नाम से, ये रियल है, ऐतिहासिक है, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ कहानी सुनाऊंगा आपको, शायद आपको सुनकर उसमें मजा आएगा। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। उसमें लिखा है कि सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप शायद आज का श्रीलंका को कहते हैं, सिंहल द्वीप। सोच लो भाई, कोई भी दूर देश का राजा, उस राजा का नाम था गंधर्वसेन। जो उस वक्त राजा वहां पे राज्य कर रहा था, उसका नाम था गंधर्वसेन। और आपको मालूम है ना बच्चों, भाई श्रीलंका एक कोस्टल एरिया है, मतलब वहां पे चारों तरफ समंदर ने उनको घेर रखा है। और रावण के जमाने में भी वो सोने की लंका थी। तो सोने की लंका क्यों थी? सोने की लंका सिर्फ रावण के प्रताप के कारण नहीं थी, उसके ऊपर चारों तरफ से समंदर ने घेर रखा था। समंदर बोले तो रत्नाकर, रत्नाकर भी कहते हैं ना समंदर को। तो समुद्र के रत्न खूब थे उनके पास। भाई नेचर, प्रकृति बहुत अच्छी थी, हरे भरे पेड़, और शायद चाय की खेती वहां पे खूब होती होगी उस वक्त। और जैसे हम ना भाई, जैसे भारत से बहुत सारे जहाज व्यापार करने के लिए जाते होंगे, तो बीच में श्रीलंका पड़ता होगा, तो उनसे टैक्स वसूली होती होगी। तो बोले इन सब कारणों से है ना, श्रीलंका बहुत ही समृद्ध देश था उस वक्त। तो उसी टाइम की कहानी है ये। तो उस वक्त उनके राजा थे गंधर्वसेन, और उनके घर एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कहते हैं कि उस टाइम उससे सुंदर कन्या कोई भी नहीं थी। उसका नाम उन्होंने रखा पद्मावती या पद्मावत। ठीक है, तो अब आप ये भी सोचो कि अक्सर जो ग्रेस है, अक्सर जो ब्यूटी है, अक्सर जो जिसे कहते हैं ना भाई डिवाइन ब्यूटी या ग्रेस, वो है ना एक संपन्न जगह पे शायद ज्यादा आती है। भाई जैसे वहां पे प्रकृति भी मेहरबान थी, लक्ष्मी जी भी मेहरबान थी, शायद राजा भी धर्मपरायण और प्रतापी होगा, वीर होगा, तभी उसके घर में इतनी सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था पद्मावत। यानी अप्सराओं से भी सुंदर थी वो, अप्सराओं से भी सुंदर। और बेटी है ना, जैसे सुंदरता का क्या पैमाना है भाई, किसी को कोई सुंदर लगता है, किसी को कोई सुंदर लगता है, पर सुंदरता का क्या पैमाना है? आपको याद है कि वो मोनालिसा की पेंटिंग थी बहुत पहले, कहते हैं उस पेंटिंग के कारण लगभग 1000 समुद्री जहाज है ना जंग में उतर गए थे। तो उस दिन के बाद से ना उस पेंटिंग को मतलब ब्यूटी का पैमाना माना गया, भाई कौन कितना सुंदर है। पर सुंदरता है ना, ये सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव बोले तो भाई ये मेरी टर्म है, मतलब ये आपकी अपनी टर्म है, मतलब इसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते भाई कौन ज्यादा सुंदर है, कौन कम सुंदर है। भगवान की बनाई हुई हर चीज सुंदर है। ठीक, मेरे को एक चीज सुंदर लगता है, दूसरे को दूसरी चीज सुंदर लगती है, तीसरे को तीसरी। तो ये सब्जेक्टिव टर्म है। ये ऐसी है कि भाई जो बंदे को खुद चीज अच्छी लगती है वही उसके लिए सुंदर है, उसमें किसी और से उसको कोई मतलब नहीं है। परंतु फिर भी ये कहते हैं अभी पद्मावती उस वक्त की सबसे सुंदर लेडी थी। उसके नैन नक्श, उसके आंखें, उसके लंबे बाल थे, उसके पतली सी नाक थी जो एक आम पैमाना होता है, उसके मोतियों जैसे दांत थे, समझ रहे हो, सुराहीदार गर्दन थी। बोलो ऐसे ऐसे जो खूब सारे क्या कहते हैं ना भाई लेडीज के लिए एडजेक्टिव दे सकते हैं अपन, वो सभी उसके ऊपर फिट बैठते थे। आपने मेरे को बताना भाई सुंदरता के लिए हमारे पास कौन कौन से मुहावरे हैं, तो आप मेरे को एक कमेंट करके बताना इसके ऊपर। ठीक, तो पद्मावती बहुत ही सुंदर थी। उसके पास एक तोता था, उसका नाम था हीरामन, हीरामन सुआ। और तोता बोलता था, वो जैसे कहते हैं ना भी पुराने जमाने में तोते बोलते वगैरह थे, तो तोता बोलता था। तो पद्मावती को बहुत प्रिय था तोता वो।
तो जब पद्मावती मतलब यंग होगी, जवान होगी, अबाउट टू गेट मैरिड, तो राजा जी ने सोचा भी इसके लिए कोई वर देखा जाए। तो आपने देखा ही है अभी श्रीलंका है ना, थोड़ा सा अलग थलग सा देश है, मतलब छोटा सा ही देश है। अपना भारतवर्ष तो बहुत ही बड़ा देश है ना, इसमें तो उस वक्त भी अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग राज्य थे छोटे छोटे से। तो पर श्रीलंका छोटा सा ही था। तो गंधर्व सेन को कोई मिला नहीं, तो बात चली रही थी भाई देख रहे हैं इसके लिए, लड़की के लिए भाई कोई लड़का बढ़िया सा, सोना सा, रिच भी हो, वीर भी हो, सारी चीज देखते थे ना उस वक्त। तो हीरामन ने एक बार उस पद्मावती को क्या कहा तोते ने, भाई अगर आप कहो तो मैं उड़ के कहीं दूर जाऊं और आपके लिए कोई योग्य वर टो के लाऊं, कोई ढूंढ के लाऊं। राजा को, गंधर्व सेन को ये बात पता लग गई। उसने कहा ये तोता भाई मेरे से कुछ ज्यादा समझदार है, ये तोता तो मेरी लड़की को कोई ऐसा वैसा कोई टेढ़ा मेढ़ा सा बंदा बता देगा और मेरी लड़की उस बात को सच मान लेगी और मजा नहीं आने का बात का। मतलब भाई जो इसके योग्य वर तो एक मैं ही ढूंढ सकता हूँ या कोई योग्य व्यक्ति ढूंढ सकता है, ये तोता क्या ढूंढेगा। तो राजा को पता नहीं क्या हुआ, राजा तो ऐसे ही अभी थोड़े से बुरा मान गए, तो उसने कहा अभी तोते को मार दो। तो पद्मावती को दुख हुआ, अभी हाय मेरा तोता मर जाएगा। तो उसने अपने फादर को कहा भाई नहीं प्लीज इसको छोड़ दो, कोई नहीं, इससे गलती होगी, आप इसको रहने दो। तो राजा ने कहा चल छोड़ यार, नहीं मारते भाई इसको। तो हीरामन की जान बच गई। हीरामन था थोड़ा सा डेढ़ सियाना टाइप का बंदा, मतलब तोता। उसने सोचा भाई अगर राजा ने मेरे को मारने का आदेश दिया है तो ये तो मेरे को कभी भी मार सकता है, मतलब ये तो कोई खास लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। तो उसके मन में थोड़ा सा डर बैठ गया और उसके मन में क्या आया कि भाई मैं ना इस पिंजरे से, इस पद्मावती के पास से दूर उड़ के चला जाऊं कहीं और अपनी जिंदगी जीते हैं। मैं क्या इसका बांध रखा हूँ भाई, जब मेरी जान को यहाँ पे खतरा है तो अपना चलते हैं इससे दूर। तो कहते हैं कि भाई पद्मावती नदी में नहाने गई होंगी, तोते को भी साथ लेके गई होगी और तोते का दाव लग गया और वो उड़ के स्पट्टियों गया, मतलब भाग गया। तो तोता अब जैसे जो अच्छे बंदों के बीच में रह लेना तो वो अच्छा हो जाता है, उसकी बात में वजन आ जाता है। अब तोता राज परिवार के अंदर रहा था तो ऑब्वियसली है कि उसके पास एटिकेट्स भी आगे थे। तो जब वो जंगल में पहुंचा तो कहते हैं कि भी सारे जानवरों ने उसको घेर लिया और उसको सब बुद्धिमान मानने लग गए और उसकी अच्छी तूती बोलने लगी वहां पे जंगल में। तो क्या हुआ कि एक बार जंगल में कोई बहेलिया, कोई शिकारी, कोई हंटर आया और उसने तोते को पकड़ लिया और उसने बाजार में ले जाके किसी पंडित को, ब्राह्मण को, गरीब पंडित को वो तोता बेच दिया, बड़ा ही सस्ता सा। उस पंडित का नाम था आई थिंक राघव सेन। तो वो राघव सेन क्या हुआ कि उस तोते को लेके, उस हीरामन तोते को लेके पिंजरे में बांध करके उसको चलता 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 हिंदुस्तान आ गया। और हिंदुस्तान के अंदर है ना वो चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ के अंदर भाई राजपूतों का शासन था उस टाइम और महाराज चित्रसेन क्या कहते हैं अभी अभी स्वर्गवासी हुए थे और उनका जो लड़का था रत्नसेन वो गद्दी पे बैठ गया था और बड़ा ही वीर सुंदर राजकुंवर था वो, बिल्कुल मतलब न्यायप्रिय राजा था, अच्छे सी एटिकेट्स वाला, जिसे कहते हैं सुंदर भाई, एक सिक्स पैक एप्स जिसे कह देते हैं बंदे की भाई, जो युद्ध कला में भी निपुण हो, राजा हो तो पैसे की भी कोई कमी नहीं है, एक ग्रेस थी उसके बाद में, नहीं वजनदार, अच्छी भारी तलवार जिसे कह देते हैं, रोबदार होने के बाद भी मृदुल भाषी, नहीं तो उसमें ये सारे गुण थे। तो वो उसकी मतलब रत्नसेन था वहां पे। तो रत्नसेन ने क्या नियम बना रखा था अपने राज्य में भाई, व्यापार को, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए भाई कोई वहां पे सामान बेचने आए, कोई दिक्कत नहीं, आओ बेचने आओ। सपोज किसी व्यापारी का सामान नहीं बिका तो वो शाम को आके खुद खरीदता था, भाई कोई बात नहीं, मना दे दो। तो ये राघव था जो पंडित था, जो जिसने तोता खरीदा था वो हीरामन, उसको वो वहां पे ले आया चित्तौड़ के अंदर और उसको कहा भाई 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का तोता है ये। तो भाई इतने में तो हाथी और शेर और पूरा कुनबा आ जाएगा, तो तोते के लिए इतनी 1,00,000 रुपए कौन देगा। परंतु राघव ने कहा भाई नहीं, मैं तो इसको इतने में बेचूंगा। ऑब्वियस है कि उसका बिका नहीं। तो शाम को रत्नसेन आए तो उन्होंने कहा भाई हाँ क्या नहीं बिका। तो उसने कहा भाई मेरा तोता नहीं बिका जी। ऐसी क्या बात है यार, तोता नहीं बिका, तोता तो बड़ी छोटी सी बात है भाई। तो उसने कहा जी ये तोता बड़ा विशेष है और ये तो शुद्ध संस्कृत में या शुद्ध हिंदी में बात करता है और आप इससे कभी मर्जी बात कर सकते हो। ये वो उसका बड़ा गुणगान सा किया। राजे को कुछ बात जची, लोग चल यार मैं ले लेता हूँ। राजा तो बड़े आदमी, बड़े शौक, उनके लिए क्या मैटर करता है। तो उन्होंने वो खरीद लिया और जाके उनको अपने महल में रख दिया उसको। तो राजा की जो रत्नसेन थे उनकी एक रानी थी, उसका नाम था नागमती। शी वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर।
तू बाई चांस एक दिन तोते के पास आई और बोली ये तोते तो सारे संसार में घूम लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम लिया। तो अक्सर लेडीज क्या रहती होती है, तो क्या मुझसे सुंदर भी कोई है? तो उसने तो बेचारी ने वैसे ही पूछा था, बेचारी तो फिर क्या, उसने तो वैसे ही पूछा था, चलो खड़ी खड़ी चलो कुछ बात करते हैं इससे। तो तोता बोला हाँ रानी जी, चित्तौड़ में तो आपसे सुंदर कोई नहीं है। रानी ने गुस्सा आया, अरे चित्तौड़ में कोई सुंदर नहीं है? अरे धरती पे बता मेरे से कोई सुंदर है कि नहीं है? तोता बोला अनुगा जी आप रहने दो बस, क्या ना बात छेड़ो भाई, ऐसी ऐसी बात करना ठीक नहीं है। रानी को गुस्सा आया भाई इसको कि ये किसी को जानता है जो मुझसे सुंदर है। तो रानी ने उससे जिद करके पूछा, तो उसने बताया भाई सिंहल देश में यानी श्रीलंका में जहां से मैं ओरिजिनली आया हूं ना, वहां की जो राजकुमारी है पद्मावती, उससे सुंदर लेडी आज तक नहीं है बनी कोई। और अगर वो दिन है तो आप रात हो, अगर वो सूरज है तो आप दिया हो। मतलब ऐसी ऐसी उपमाएं कर दी कि बेचारी नागमती तो बहुत लो कर दिया उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। नागमती ने सोचा कि ये कमबख्त अभी तो मेरे सामने गुणगान कर रहा है उसका, कल को इसने रत्नसेन के सामने कर दिया नहीं तो रत्नसेन तो राजा है अभी, वो तो पद्मावती के पीछे पड़ जाएगा और मेरे को जाएगा भूल, एक सौतन हो जाएगी उसकी मुकाबले में। तो उसने कहा भाई चल इस तोते को मार देते हैं। किसी दासी को कहा भाई चल इसका भी जाके क्रियाक्रम कर। दासी ने सोचा भाई ये तो रानी है और राजा ने यूं 1 लाख रुपये देके खरीद रखा है, और सपोज मैंने इसको मार दिया तो रानी का तो क्या बिगड़ेगा, राजा मना जरूर मारेगा। तो उसने उसको मारने की बजाय अपने घर में रख लिया और रानी को कह दिया भाई कोई नहीं जी, वो तो निबेड़ दिया उसका काम। तो थोड़े टाइम के बाद रत्नसेन आए, उन्होंने देखा यार तोता तो है नहीं, शोर मचा दिया भी तोता लाओ तोता लाओ तोता लाओ। तो वो दासी आई, नुका जी, फिर उसने उसको सारी बात आई। तो रत्नसेन को पता लग गया, तो वो उसने तोता लेके आई उसके सामने। तो तोते ने कहा भाई, रत्नसेन ने पूछा उससे भाई सुंदर है वो लेडी? ने कहा हाँ जी भाई पद्मावती तो बहुत वर्ल्ड की सबसे सुंदर लेडी है। उसके वही बात, इतने लंबे बाल, क्या कहते हैं कमल नाल सी बाहें, जो भी हम एडजेक्टिव दे सकते हैं, उसकी नाक ऐसी है, गर्दन ऐसी है, वो सब कुछ उसका जो बता सकता है एक कवियों की लैंग्वेज में जो भी उसका गुणगान कर सकता है अभी कर दिया उसने उसका। रत्नसेन ने सोचा भाई राजा तो राजा है वो भी, भाई इस लेडी को तो भाई मैंने अपनी पत्नी बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो हीरामन से पूछा भाई यहाँ से कितनी दूर है वो? तो उसने बताया भाई बहुत दूर है, वहां पे तो आपको समंदर जाना पड़ेगा, समंदर के थ्रू जाना पड़ेगा और इतनी दूर पड़ेगा, क्योंकि देखो राजस्थान, फिर MP, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, कर्नाटका और फिर जाके कहीं श्रीलंका का आसपास आप पड़ते हैं नहीं। तो उन्होंने कहा यहाँ से बहुत दूर है, और उस वक्त तो कोई प्लेन भी नहीं होते थे। तो फिर रत्नसेन ने सोचा भाई चल मैं जाता हूँ जोगी का वेश धर के, क्योंकि उस वक्त है ना पुराने जमाने में जो जोगी होते हैं, जो बाबे होते हैं, उनको कहीं मर्जी घूमने की मतलब इजाजत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पुराने देश में ना बेटे, छोटे छोटे देशों में, छोटे छोटे राज्यों में अपना देश बटा हुआ था। वो राजा एक दूसरे से पूरी दुश्मनी रखते थे, उनका मन होता था भी मैं दूसरे के राज्य पे कब्जा कर लूं। परंतु जोगियों की, टीचर्स की, आचार्यों की, अध्यापकों की या फिर गुणी जनों की उनकी बड़ी कदर होती थी, उनको पूरी छूट होती थी भी पूरे देश में कहीं मर्जी आए जाए, उनको कोई रोक टोक नहीं होती थी। तो इसलिए रत्नसेन ने एक जोगी का वेश धारण किया और अपने 16,000 और साथी मित्र सैनिक कह लो उनको लिया, उन सबको भी जोगी का वेश यानी अपने चेले बनाए और पद्मावती की खोज में चल पड़ा। और उनका गाइड तो वही था हीरामन तोता। तो तोता जी उनको गाइड करता 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 बिल्कुल वहां समंदर के रास्ते से वहां पे ले गया उसको, क्या कहते हैं श्रीलंका में, सिंहल द्वीप में। तो श्रीलंका में ले गया तो वहां पे क्या हुआ कि अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि भाई कोई जोगी आया भाई मेरे को तेरी लड़की से शादी करनी है, किसी राजा से बोल ले और राजा जल्दी से एग्री हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसने वहां पे कोई शिव जी का मंदिर था, उस मंदिर में एज ए जोगी रुक गया वो अपने सभी साथियों के साथ और देखने लग गया भी चलो कुछ दिन रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, यहाँ के जो नेचर है, यहाँ की जो आबो हवा है उसके थोड़ा सा यूज्ड टू होते हैं, क्योंकि बड़ी दूर से चल के आए थे और राजस्थान में तो गर्मी रहती है, मतलब पानी नहीं होता, और ये तो पूरा कोस्टल एरिया है, चारों तरफ समंदर है, नारियल के पानी के पेड़ हैं, तो भाई मैं इस एनवायरनमेंट के यूज्ड टू हो जाऊं, शायद इसीलिए वो थोड़े दिन वहां पे रुक गया। और हीरामन तोता ने कहा भाई आप यहाँ पे रुको और मैं आपका संदेशा जाके पद्मावती को सुनाता हूँ। तो पद्मावती के पास उड़ गया वही हीरामन तोता। वो उसने भी फिर वो भी हीरामन तो हीरामन है ना, लगा पिछले जन्म में पंडित था वो, या फिर
उसने कहा भाई ऐसा सुंदर वीर है, बलिष्ठ, लंबा चौड़ा तगड़ा सुंदर और सर्वगुण संपन्न जिसे कह सकते हैं भाई, पैसे वाला भी है और एटिकेट्स भी हैं, एजुकेटेड भी है, धर्म का भी पक्का है और हर चीज से संपन्न है, तो आप उसी से शादी करो। भाई पद्मावती एक बार तो खुश होगी, चलो मेरा तोता आ गया, तोता आ गया, तोता आ गया। फिर उसकी बात भी सुनी, तो जब वो तोते ने वाक चतुर्य में तो बड़ा निपुण था ही वो, तो उसने जब उसकी बात का वर्णन किया ना, तो पद्मावती ने कह दिया चल ठीक है भाई, मैं उसी से शादी कर लूंगी और कह देना उसको भी बसंत पंचमी के दिन मैं शिव जी के मंदिर में पूजा करने आऊंगी और तब मैं उसको देखूंगी और हाना की बात हो जाएगी। तो ऐसे ही बसंत पंचमी का दिन आया, तो पद्मावती शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए आई अपनी खूब सारी सखियों के साथ, और उसने उसको रत्नसेन को देखा तो वो भी उसको भाई वाह, वेरी नाइस यंग वेलर, क्या कहते हैं ना, जैसे सुब्रमण्यम एक भगवान हुए हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं वो, तो उनको भी बिल्कुल ही यंग वेलर वाले भगवान जानते हैं, मतलब बिल्कुल उस जैसी शक्ल, मतलब सुंदर नैन नक्श वाले रत्नसेन को देखा वो भी उसके ऊपर मोहित होगी। परंतु रत्नसेन ने जैसे ही पद्मावती को देखा ना, उसकी ब्यूटी से वो इतना इम्प्रेस हो गया, इतना इम्प्रेस हो गया, इतना इम्प्रेस हो गया कि ही गॉट फेंट, वो बेहोश हो गया। भाई ये क्या बात हुई? एक्चुअली पता क्या है, जब हमें की चीज चाहिए 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 और जब वो चीज हमें मिलने वाली होती है ना, अक्सर हम अपना मतलब सुध बुध खो बैठते हैं। वो है ना भाई, आकर इतना पास मुड़े वो सच्चा शूर नहीं है। शायद कुछ ऐसी बात हुई होगी, कुछ ऐसा ही माइंडसेट हुआ होगा। भाई जो रत्नसेन था वो बेहोश हो गया, तो पद्मावती ने पहले तो हंसी आई भी कैसा है ये बंदा, और फिर उसको बेचारे को कभी पानी के छिपके दे, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, तो वो उठा नहीं। फिर कहते हैं कि उसकी चेस्ट पे, रत्नसेन की चेस्ट पे उसने एक संदेश लिख दिया। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पेहोवा की आवाज FM भारती, और आप सुन रहे हैं डॉक्टर अंकल की कहानियाँ। FM भारती। भाई तू ये जोगी, तू पक्का जोगी नहीं है। जोगियों का काम तो अभी मांगना, और जब तेरे को भिक्षा मिलने लगी तब तू बेहोश हो गया, तेरे को तो मांगना भी नहीं आता, तू जोगी नहीं है पक्का, तो कुछ और है। यानी उसने तो हंसी में लिख दिया था ऐसा, और वो लिख के वो आ गई। तो रत्नसेन को जब बाद में होश आया तो उसने देखा, हो ये तो बात गड़बड़ होगी भाई बात तो उसकी सही है भाई, मैं तो असली जोगी नहीं हूँ। पद्मावती को तो पता ही था सब कुछ, पर वो फिर भी एक जैसे कहते हैं ना, मजाक करने के लहजे से वो ऐसा कुछ लिख के चली गई। तो उसने कहा भाई चल ठीक है भाई, अब हम जाएंगे, सभी मेरे मित्र सब जाएंगे और हम भाई पद्मावती से मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसकी तरफ जैसे ही जाने लग गए ना वो, नहीं उससे पहले क्या हुआ था कि उसको बड़ा दुख हुआ रत्नसेन को, और उसने कहा भाई मैं तो सुसाइड करूंगा भाई, क्या यार मेरे को मिलने आई थी वो, और मैं उसे मिला नहीं, और मैं तो मतलब मेरी सेंसेस में नहीं रहा और मैं तो बेहोश हो गया, मैं तो मरूंगा। परंतु उसका प्रेम सच्चा था और वो कुछ शिव जी के मंदिर में बैठा था। तो भगवान शिव जी आए और उन्होंने उसको समझाया, भाई तो चिंता ना कर, तेरी शादी इसी से होगी, तू भाग मत, अभी तो डर मत, तू सुसाइड मत कर। और जब भगवान ही समझाने के लिए आए और फिर तो बंदा क्यों नहीं सुनेगा, और भगवान की तो इच्छा ही होती है। तो सभी वो रत्नसेन अपने दोस्तों के साथ मिलके पद्मावती के महल के चारों तरफ उसने घेराव सा कर लिया, और चलो भी जाके मिलते हैं पद्मावती से। गंधर्व सेन जो पद्मावती के फादर थे, उसको ये बात पता लगी। उसने कहा यार ये क्या बात होगी भाई, मेरे राज्य में आके मेरी बेटी से मतलब शादी करने के चक्कर में अभी बंदा, और विदाउट माई परमिशन, मेरी परमिशन के बगैर, और क्या पता ये जोगी, मतलब उसको तो ये नहीं पता ना भाई रत्नसेन एक राजा है, उसको तो ये लगता है भाई जोगी है, और मैं अपनी राजकुमारी को किसी जोगी के हवाले क्यों रखूं, उसने कोई तपस्या करनी है। तो उसने कहा भी गिरफ्तार कर लो इसको और इसने काबू कर लो। तो रत्नसेन तो चलो वो तो एज ए सन्यासी गया था और उसको पकड़ लिया गंधर्व सेन ने। तो उसको जब पकड़ लिया तो कहते हैं कि भाई जो 16,000 जो उसके सैनिक थे, उनके साथ देवताओं की सेना भी आके मिल गई और उन्होंने गंधर्व सेन की सेना के साथ युद्ध किया। जब गंधर्व सेन को लगा भी मैं हार जाऊंगा तो वो मान गया और उसने अपनी गुड़िया पद्मावती की शादी उस रत्नसेन से कर दी। तो रत्नसेन और पद्मावती की शादी हो गई और कहते हैं कि भाई जो 16,000 उसके साथी आए थे ना, उनकी शादी भी उसने मतलब अपने राज्य की और 16,000 पद्मनियों भाई और भी सुंदर सुंदर लेडियों से उन सब की शादी कर दी और वे वहीं पे रहने लग गए भाई, उसी श्रीलंका में सिंहल द्वीप में कुछ टाइम के लिए रहने लग गए। पहले ऐसा ट्रेंड होता था बेटो, आजकल तो कोई शादी का फंक्शन होता है ना, सपोज दिल्ली कोई फंक्शन है तो हम यहाँ से चलेंगे शाम को 5 बजे के बाद, 10 बजे वहां पे पहुंचेंगे,
12 बजे रोटी खा के वापिस आ जाएंगे और अगले दिन फिर अपनी शॉप पे अपने काम पे पहुंच जाएंगे। और उस वक्त तो बेटे शादियों में कई दिन पहले जाते थे, कई दिन की बारात होती थी, बारात के बाद वहीं पे रहते थे कुछ दिन और पूरा एंजॉयमेंट करके फिर वापिस आते थे। ऐसे थोड़ी होता था। उस वक्त लोग बिलीव करते थे कि हर वक्त दौड़ नहीं रहती थी भी इसको पीछे छूट जाएगा या कुछ भी ऐसा नहीं। दे लिव इन मोमेंट, वो उस क्षण को एंजॉय करते थे, मजा लेते थे उस क्षण का। तो यही बात हुई। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि नागमती जो रत्नसेन की ओरिजिनल बीवी थी, उसको लगा कि भाई रत्नसेन तो गया, उस साल के आसपास हो गया था और कहीं वो दोबारा ना आए, तो वो भी अपने हस्बैंड को मिस करने लगी। तो कहते हैं कि उसने भी किसी पक्षी को बुलाया और उस पक्षी के हाथों संदेश भेजा, भाई रत्नसेन के पास जाओ जहां भी है वो। और वो ऐसे ऐसे करके पद्मावती नाम की लेडी के खोज में गया है और सुना है वो श्रीलंका की राजकुमारी है, तो भी श्रीलंका जा उड़ के। और रत्नसेन को भी तेरे बगैर तेरी नागमती का भी हाल बुरा है और तेरे जो राज्य है चित्तौड़ इसका भी हाल बुरा है, क्योंकि बिना राजा के तो अव्यवस्था फैल जाएगी ना सारे देश में। तो कहते हैं कि वो पक्षी उड़ा और उसने रत्नसेन को, जो श्रीलंका में ही था उस वक्त, अपनी पद्मावती नई रानी के साथ आनंद ले रहा था, उसके पास गया और उसको सारी बात सुनाई। तो रत्नसेन का हाँ भाई बात तो ठीक है यार, मुझे अपने राज्य को, आखिरकार ड्यूटीफुल बंदा है वो, उसको अपनी ड्यूटी से प्रेम है, वो कोई कामचोर टाइप का बंदा थोड़ी है। तो उसने अपने ससुर गंधर्व सेन को कहा कि भाई ससुर जी अब तो हमें आज्ञा दो और मुझे अपने राज्य भी देखना है। तो अभी भी जैसे उस वक्त भी होता था ना भाई, जो राजा थे, जो ससुर थे उसके, उसने उसको खूब सारा धन दहेज में दिया और भाई जाओ आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपनी बेटी को विदा किया उसने। तो उस वक्त है ना बेटे, देखो जैसे है ना ये भाई दहेज देते थे या फिर खूब दान देते थे। दहेज को है ना दान समझते थे हम, दान मतलब दहेज वाज नॉट राइट मतलब जैसे उसको लड़कियां हक से नहीं मांगती थी, उसको पिता अपनी पुत्री को दान समझ के देता था। यानी जो दान देने में जो पुण्य का लाभ मिलता था ना, वही दहेज देने में पुण्य का लाभ मिलता था अपनी पुत्री को। और अब जैसे उस वक्त लड़कियां अपने माँ बाप की संपत्ति में उसका अधिकार नहीं होता था उनका शायद, परंतु जब उनको दहेज दे रहे थे ना वो, तो वो दहेज वो इस रूप में देते थे भाई, एक प्रकार से अपनी संपत्ति में उनको एक अधिकार दे रहे थे। उसको अपनी संपत्ति में एक अधिकार देने का मेरे ख्याल से उस वक्त एक ये मोरल तरीका होगा। इट मे नॉट बी लीगल तरीका तो हम क्या पता हो या ना हो, परंतु एक मोरल तरीका जरूर होगा। अभी एक पिता अपनी पुत्री को जब विदा करता है शादी के बाद, तो उसको खूब दान देता है। शायद उसका एक तरीका होगा भी मैं अपनी बेटी को अपनी संपत्ति से कुछ दूं, उसका भी तो हक है कि वो भी तो मेरी जमी हुई है, मेरी घर में पैदा हुई है, तो उसका भी तो हक बनता है मेरी संपत्ति पे। पिता ऐसा दे ये जरूरी नहीं था, परंतु पिता अपनी खुशी से ऐसा देता था। एक तो दान देने का फल था और एक वो अपनी पुत्री को अपनी संपत्ति से का कुछ हिस्सा भी देना चाहता था। चलो, गंधर्व सेन ने खूब सारा धन अपनी शक्ति के अनुसार, मैं कह रहा था ना भाई बड़ा ही संपन्न देश होता था श्रीलंका उस वक्त, आजकल तो जैसे गरीबी में आ गया बेचारा चीन के धोखे में, तो उस वक्त बड़ा संपन्न देश था। तो उसने उसको दान देके विदा कर दिया। तो जी महाराज रत्नसेन अपनी वाइफ, सेकंड वाइफ जिनको कह सकते हैं कि पद्मावती, और अपने 16,000 जो मित्र थे और उनकी वाइफ, उन सबको जहाज में बिठा के फिर से अपने देश यहाँ पे आ गए, राजस्थान में, ठीक है, चित्तौड़ में। तो यहाँ पे आ गए भाई, मजे से रहने लग गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी, रहने लग गए। तो थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि उनके साथ है ना एक ब्राह्मण आया था, ब्राह्मण, शायद वही जिसने तोता बेचा था। तो वो ब्राह्मण को है ना कहते हैं कोई तंत्र विद्या कोई सिद्ध थी। तो उससे राजा रत्नसेन ने पूछा भी दूज कब है, उसने घमंड में कह दिया भी आज है दूज। तो बाकी ब्राह्मण बोले भाई नहीं, दूज तो आज नहीं है जी, दूज तो कल है। तो मतलब इस बात पे थोड़ा सा उसका विवाद हो गया। तो उसने अपनी विद्या से, तंत्र विद्या से आज भी चांद दिखा दिया और अगले दिन तो जब रियल चांद दिखना था तो वो भी चांद दिख गया। इसलिए छोटा सा उसके साथ है ना वाद विवाद सा हो गया, मतलब मन मुटाव हो गया। और रत्नसेन ने उसको, भाई तो तांत्रिक आदमी है, कुछ भी नुकसान कर सकता है, उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तो बड़ा दुख होया उसको, भाई मैं तो यार बड़ा ही सही बंदा था और मेरे को क्यों निकाला छोटी सी बात पे। तो पद्मावती को ये बात पता लगी, पद्मावती का दुख हुआ, भाई बेचारा मेरे साथ मेरे देश से इतनी दूर आया, अब रत्नसेन ने ऐसी बेइज्जती सी करके निकाल दिया, क्या पता इसके पास खाने पीने का कुछ हो या नहीं हो, मतलब कुछ धन संपत्ति हो कि नहीं है। उसने उसको है ना अपने कड़ा दे दिया, भाई वो कड़ा, कंगन जिसको कह देते हैं भाई, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि यार वो तो रानी थी तो उसके पास तो हर चीज बड़ी ही यूनिक होगी ना, कोई ये सही थोड़ी होगी ऐसी कॉमन सी चूड़ियां या कॉमन सी ज्वेलरी वो पहनती होगी, नहीं, उसने तो बहुत ही स्पेसिफिक, यूनिक, कहते हैं भाई उसको, एक लाइफस्टाइल होगा उसका तो बिल्कुल जीने का, रहने का, ग्रेसफुल। और मतलब कोई न्यू नहीं है भाई सारी दुनिया जो सूट पहन रही है वही सूट वो डालती होंगी, नहीं, उसने तो सबसे अलग दिखना था ना।
तो जो वो ब्राह्मण था राघव, उसने सोचा भाई यार ये कड़ा इतना सुंदर है, इस कड़े से इतनी सुंदर महक आ रही है, तो भाई ये लेडी, ये पद्मावती बहुत ही सुंदर है इसको। तो उसके मन में सोचा कि मैं इस रत्नसेन से बदला लेता हूँ। तो बदला लेने का क्या तरीका था भाई, उसके जो वो गया दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास, और भाई जो पद्मावती की उसकी सुंदरता का खूब वर्णन किया, भाई ऐसी सुंदर है यार, ये उसका कड़ा है, आप देखो इसे कैसी खुशबू आ रही है, मतलब खूब बड़ा चढ़ा के उसने उसकी बात कही है उसकी। तो खिलजी के मन में पाप जाग गया और उसने कहा भाई मैं तो पद्मावती चाहिए मेरे को तो, और चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी। परंतु चित्तौड़ वाले भी वीर थे, कहते हैं 8 साल तक है ना खिलजी की सेना चित्तौड़ के चारों तरफ डेरा डाले पड़ी रही, पर कोई सा भी हारा नहीं, ना तो अलाउद्दीन खिलजी हारा ना वो हारा। तो खिलजी ने बाद में रत्नसेन को फंसा लिया, भाई एक बार मेरे को वो पद्मावती को देखने दो, जैसा पिक्चर में आपने देखा ही होगा। या फिर दूसरी स्टोरी ये भी है कि भी उसने रत्नसेन से ना कुछ इतने पैसे या कुछ इतने चीज मांगी, और उसके बाद भाई हम चले जाएंगे, भाई हमें नहीं चाहिए, चल छोड़ यार, आप रखो पद्मावती के अपने पास। तो दोनों में भी रत्नसेन ने वो दे दिया, क्योंकि 8 साल से चारों तरफ से दुनिया से आप कटे हो तो व्यापार भी नहीं होगा, और राजस्थान का इलाका है, अनाज वगैरह भी बाहर से ही आना है, तो मतलब रत्नसेन भी तंगी था, वो चित्तौड़ भी दिक्कत में था। तो वो भी बात मान गया और दोनों के बीच में संधि होगी, और संधि के अंदर कहते हैं भाई अलाउद्दीन खिलजी एज ए गेस्ट चित्तौड़ में आया और वहां पे रहने लग गया, कुछ दिन बिताएगा फिर भी चला जाएगा। कहते हैं वहां पे उसने पद्मावती को देख लिया, कहते हैं ना उसने तालाब के अंदर परछाई देख ली, या फिर कोई शीशा लगाया होगा उसने, उसमें उसका एक अक्ष देख लिया। तो खिलजी को लगा भाई ये तो बहुत ही सुंदर लेडी है और मैंने तो इसको पाना है। तो ऐसे ही बात करते करते वो चल अब तो मैं चलता हूँ, खिलजी बोला उसे रत्नसेन से, और उसने अपनी इच्छा उसको बताई नहीं, और रत्नसेन उसको सी ऑफ करने के लिए जैसे महल से बाहर गया। तो जैसे ही महल से बाहर गया ना रत्नसेन, खिलजी ने उसको काबू कर लिया, उसको दबोच लिया और उसको पकड़ के दिल्ली ले गया। मतलब थोड़ा धूर्त थे वो। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी तो अपने चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, उसको मार के दिल्ली का सुल्तान बना था। तो वो रत्नसेन को ले गया। तो पद्मावती बेचारी बड़ी दुखी होगी, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसने क्या किया भाई, उसके 2 बड़े ही वीर सैनिक थे, गोरा और बादल रत्नसेन के। तो उसके सामने उसने पद्मावती ने कहा भाई अब तो छुड़ा के तो लाना पड़ेगा रत्नसेन को, ऐसे तो बुरा हाल हो जाएगा देश का। तो उन्होंने क्या किया कि 1600 पालकियां बनवाई, उनके अंदर एक एक वीर सैनिक बिठा दिया और चल पड़े खिलजी की तरफ। और खिलजी को संदेशा पहुंचाया कि भाई पद्मावती आ रही है यार, तू स्वागत के लिए खड़ा रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी थोड़ी सी लंबी हो रही है पर है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। तो पद्मावती तो कहाँ जाना था, वो वैसे ही मतलब उन पालकियों के अंदर वीर सैनिक थे, वो खिलजी के किले में गए और कहते हैं कि वहां पे लड़ाई हुई और रत्नसेन को उसको छुड़ा के वो वापस चित्तौड़ ले आए। तो इसी बीच में ना जब रत्नसेन वहां पे था तो कोई दूसरा और चित्तौड़ के आसपास का कोई राजा था, उसने सोचा मैं चित्तौड़ पे आक्रमण कर दूं, और बाई चांस वो आक्रमण नहीं कर पाया था उस वक्त, और इसी बीच में रत्नसेन पहुंच गया। तो रत्नसेन की और जो नेबरिंग राजा था उन दोनों की लड़ाई हुई और दोनों आपस में मर गए। कहते हैं कि रत्नसेन जब मर गया ना तो उससे पहले वो बादल को ही अपना भी उत्तराधिकारी बना के गया था। गोरा तो जब रत्नसेन को वापस लेके आ रहे थे तो खिलजी की सेना उनके पीछे लग गई थी, और गोरा तो मतलब उनसे लड़ते 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 मर गया था, और बादल के साथ वो रत्नसेन वहां पे पहुंच गया था। फिर रत्नसेन की किसी नेबर से लड़ाई हुई तो रत्नसेन भी मर गया था और वो नेबर भी मर गया था, और बादल को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। और कहते हैं कि भाई जब रत्नसेन मर गया तो उसकी दोनों जो रानियां थी पद्मावती और वो नागमती, वो उन दोनों ने भी सती होगी थी वो। और जो बादल था उसके ऊपर खिलजी ने आक्रमण कर दिया और उसने चित्तौड़ ने उसने जीत लिया। ये स्टोरी थी, शायद आपको बहुत मजा आया होगा। एंड थोड़ा सा दुखी है इसका, पर आई डोंट नो व्हाई। भाई ये कहानी एज इट इज ही मैंने आपको सुनाई है और एंड हल्का सा दुखी है, पर कोई बात नहीं, एंड शायद रियलिस्टिक होगा या फिर जैसी लेखक की कल्पना है वैसी थी। उम्मीद है आपको सुन के मजा आया होगा बेटा। चलो थैंक यू। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पिहुआ की आवाज FM भारती। अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। FM भारती। हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो FM भारती से आएगी।
दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM भारती।